हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। डीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। तो आइए आज का करंट अफेयर्स देख लेते हैं। सबसे पहला है, धर्मनिरपेक्षता हमेशा से संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा रहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई में मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्षता को हमेशा संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना गया है। साल 2000 में दायर याचिका में कहा गया था कि प्रस्तावना में किया गया संशोधन संवैधानिक सिद्धांतों के साथ-साथ भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु के विपरीत था। पीठ ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्दों को शामिल करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन से शामिल किया गया था। इसमें भारत के विवरण को संशोधित करते हुए संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य से संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य में बदल दिया गया। इसके अलावा राष्ट्र की एकता शब्द की जगह एकता और अखंडता जोड़ा गया। पीठ ने कहा कि न्यायालय के कई फैसले हैं जो मानते हैं कि धर्मनिरपेक्षता हमेशा से संविधान की मूल संरचना का हिस्सा रहा है। यदि कोई संविधान में शामिल समानता के अधिकार और बंधुत्व शब्द के साथ-साथ भाग 3 के तहत अधिकारों को देखता है, तो एक स्पष्ट संकेत है कि धर्मनिरपेक्षता को संविधान की मुख्य विशेषता के रूप में रखा गया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने दावा किया था कि संशोधन मनमाना है क्योंकि प्रस्तावना 1949 की घोषणा थी। इस पर पीठ ने यह स्पष्ट किया कि संशोधन द्वारा जोड़े गए शब्दों को अलग-अलग कोष्ठक मतलब ब्रैकेट्स द्वारा चिन्हित किया गया है, इसलिए यह सभी के लिए स्पष्ट है कि उन्हें 1976 के संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट न्यूज है, सुप्रीम कोर्ट ने आरटीई का पालन न करने वाले मदरसों की मान्यता रद्द करने की एनसीपीसीआर के निर्देश पर रोक लगाई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी निर्देशों पर रोक लगा दी है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों से उन मदरसों की मान्यता रद्द करने को कहा गया था जो कथित तौर पर 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पालन करने में विफल रहे थे। पीठ ने बाल अधिकार निकाय के निर्देशों को चुनौती देने वाली मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा-ए-हिंद की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यूज है, मोदी डिग्री मामला, सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि मामले में अरविंद केजरीवाल को जारी समन बरकरार रखा है। अदालत ने कहा कि चूंकि उसने इसी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की अपील खारिज कर दी है, इसीलिए उसे अपने दृष्टिकोण में निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। इसी कारण से इनके मानहानि मामले में जो समन है बरकरार रखा है। नेक्स्ट न्यूज है, डेप्सांग का समाधान, मान्यता प्राप्त एलएसी पर गश्त, भारत और चीन ने किन मुद्दों पर सहमति जताई है, आइए देख लेते हैं। तो ये देखिए, 11 फरवरी 2021 का लद्दाख में चल रही विघटन प्रक्रिया के दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का पहला टैंक विघटित होता हुआ, उसी का ये पिक्चर है। भारत और चीन ने डेप्सांग मैदान और डोमचुक सहित वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सहमति के अनुसार गश्त फिर से शुरू करने पर सहमति व्यक्त की है। हालांकि सर्दियों में वापस बुलाए जाने वाले सैनिकों के अलावा तत्काल सैनिकों की संख्या में कोई कमी होने की संभावना नहीं है। गश्त के लिए नए प्रोटोकॉल पर सहमति बन गई है। दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते के अनुसार 2020 से पहले की तरह ही सभी क्षेत्रों में गश्त किए जाएंगे, जिसमें डेप्सांग PP-10 से PP-13 तक शामिल है। गश्त की आवृत्ति महीने में 2 बार होगी और टकराव से बचने के लिए इस अभ्यास के लिए 15 कर्मियों की संख्या तय की गई है। दोनों पक्षों ने एलएसी पर गश्त शुरू करने से पहले एक दूसरे के साथ समन्वय करने पर भी सहमति जताई। 2020 से कुछ साल पहले चीनी भारतीय सैनिकों को वाई जंक्शन नामक क्षेत्र से रोक रहे थे, जो कि बॉटल नेक से आगे था। दूसरा जो विवादास्पद क्षेत्र है वो है डेमचोक, जो एक अन्य विवादास्पद क्षेत्र है। विदेश मंत्रालय ने सभी क्षेत्रों में गश्त फिर से शुरू करने की घोषणा की है। अभी यह तत्काल ज्ञात नहीं है कि क्या भारतीय सैनिक अब चार्जिंग लाग दर्रे पर गश्त करेंगे, जैसा कि 2020 से पहले किया जाता था।
अन्य सभी स्थानों पर जहां पहले ही सैनिकों की वापसी हो चुकी थी और बफर जोन बनाए गए हैं, जैसे पेंगोंग तोसो के उत्तरी किनारा, गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग और गोगरा, दोनों पक्षों द्वारा गश्त फिर से शुरू की जाएगी। हालांकि गश्त स्वीकृति एलएसी तक की जाएगी। दोनों देशों के लिए एलएसी को लेकर अलग-अलग धारणाएं हैं। हालांकि एलएसी क्या होगी, इस पर दोनों पक्षों के बीच एक अनौपचारिक समझौता है। गश्त मान्यता प्राप्त एलएसी पर होगी और इससे लगभग 200 से 300 मीटर पहले समाप्त होगी। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 बनाम यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में कई भारतीय विद्यालयों ने स्थान प्राप्त किया है। सर्वोच्च रैंकिंग वाले भारतीय विद्यालय 2051 से 300 की श्रेणी में आते हैं। सूची में शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय विश्वविद्यालय भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, जिसे 2051 से 300 श्रेणी में रखा गया है। उसके बाद अन्ना विश्वविद्यालय 401 से 500 की श्रेणी में, और महात्मा गांधी विश्वविद्यालय भी 401 से 500 की श्रेणी में आता है। वहीं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो शीर्ष 3 भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वोच्च रैंक वाले भारतीय संस्थान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बम्बई है, जिसकी रैंकिंग 118 है। उसके बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली है, उसकी रैंकिंग 150 है, और भारतीय विज्ञान संस्थान 211वें स्थान पर स्थित है। नेक्स्ट है पुलिस स्मृति दिवस 2014 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को क्यों मनाया जाता है? 21 अक्टूबर 1959 को भारत चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के दौरान अक्साई चीन के हॉट स्प्रिंग में टोही मिशन पर गए भारतीय पुलिसकर्मियों के एक समूह पर चीनी सेना ने घात लगाकर हमला किया। बिना किसी उकसावे के 10 अधिकारियों पर गोलियां चलाई गई। इस हमले में कई पुलिसकर्मी मारे गए और उनके शव 23 दिन बाद 13 नवंबर 1959 को वापस लाए गए, जहां उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। जनवरी 1960 में पुलिस महानिरीक्षकों के वार्षिक सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यह दिन देश की सुरक्षा के लिए पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है। पुलिस स्मृति दिवस का महत्व क्या है? तो पुलिस स्मृति दिवस 1959 के शहीद अधिकारियों को याद करने से कहीं बढ़कर है। यह कानून और व्यवस्था बनाए रखने के दौरान पुलिस कर्मियों द्वारा सामना किए जाने वाले दैनिक जोखिमों पर प्रकाश डालता है। यह दिन समाज में उनके योगदान को स्वीकार करता है और उन लोगों को सम्मानित करता है जो कर्तव्य की पंक्ति में अपने जीवन का बलिदान करते हैं, चाहे वह घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुलिस स्मारक का लोकार्पण किया था। स्मारक के 3 मुख्य घटक हैं: हॉट स्प्रिंग हमले से प्राप्त लचीलेपन का चित्रण, शहीद पुलिस अधिकारियों के नाम वाली वीरता की दीवार, और भारतीय पुलिस बल के इतिहास और विकास को दर्शाने वाला एक संग्रहालय। नेक्स्ट न्यूज है, संसदीय समिति को बताया गया कि देश में 10 और परमाणु रिएक्टरों पर काम चल रहा है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति को सोमवार को बताया गया कि देश में कम से कम 10 परमाणु रिएक्टर स्थापित किए जा रहे हैं, जबकि गुजरात के काकरापारा में 2 रिएक्टरों ने व्यावसायिक रूप से बिजली उत्पादन शुरू कर दी है। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में लगने वाले नए परमाणु रिएक्टर 700 मेगावाट क्षमता के हैं और अगले कुछ वर्षों में काम करना शुरू कर देंगे। नेक्स्ट न्यूज है, 2015 से अब तक मध्य प्रदेश में पश्चिमी मध्य रेलवे पर 22 जंगली जानवर ट्रेनों की चपेट में आए। वन विभाग ने ट्रैक से जुड़े समस्याओं को उठाया। मध्य प्रदेश में पश्चिमी मध्य रेलवे पर 2015 से अब तक कम से कम 22 जंगली जानवर ट्रेनों की चपेट में आकर मारे गए हैं। ऐसा कथित तौर पर ट्रेन की गति और अंडरपास की कमी के कारण हुआ है। पिछले महीने केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड समिति द्वारा रेलवे पर लगाई गई शर्तों की समीक्षा के लिए हुई बैठक में वन विभाग ने व्यस्त दिल्ली चेन्नई मार्ग पर तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण में विसंगति को भी चिन्हित किया था। इसमें कहा गया है कि 10 वर्षों में बरखेड़ा और बुधनी खंड के अंतर्गत
राता पानी वन्य जीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले रेलवे ट्रैक को पार करते समय 14 तेंदुए, 4 बाघ, 3 शावक और 1 भालू मारे गए हैं। नेक्स्ट न्यूज है, COP16 कोलंबिया में शुरू हुआ। जैव विविधता लक्ष्यों, स्वदेशी लोगों और संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन COP16 कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैविक विविधता ढांचे पर प्रगति का आकलन करने, स्वदेशी लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देने के लिए शुरू हो गया है। संसाधन जुटाने की रणनीति को अंतिम रूप देने और आनुवांशिक संसाधनों पर डिजिटल अनुक्रम जानकारी के लिए तंत्र को संचालित करने के 4 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा। तभी नेक्स्ट न्यूज है, सरकार ने असंगठित श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल लॉन्च किया। इस पहल का उद्देश्य ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक निर्बाध पहुंच प्रदान करना है। इस प्लेटफॉर्म पर वर्तमान में वन नेशन वन राशन कार्ड, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय कैरियर सेवा और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जैसे प्रमुख कार्यकारी योजनाएं एकीकृत हैं। इस प्लेटफॉर्म में और भी योजनाएं एकीकृत की जा रही है। अगस्त 2021 में शुरू किए गए ई श्रम योजना के तहत 30 करोड़ से ज्यादा असंगठित कामगारों को पंजीकृत किया गया। यह पहल भारत में असंगठित कामगारों के जीवन और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए सरकार के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाती है। नेक्स्ट जो न्यूज है, दीपिका ने तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में जीता 5वां रजत। धीरज पहले ही बाहर हो गए हैं। भारत की शीर्ष रिकर्व तीरंदाज दीपिका कुमारी ने मैक्सिको में विश्व कप फाइनल में चीन की ली जियामन से 0-6 से हारने के बाद अपना 5वां रजत पदक जीता। दीपिका का यह 9वां विश्व कप फाइनल था जहां उन्होंने कांस्य पदक ही जीता। डोला बनर्जी विश्व कप फाइनल में स्वर्ण जीतने वाली एकमात्र भारतीय तीरंदाज हैं जो दुबई 2007 में पोडियम पर शीर्ष स्थान प्राप्त की थी। नेक्स्ट न्यूज है, सार्वजनिक उपक्रमों से मिल सकता है 65,000 करोड़ का लाभांश, टूटेगा अब तक का रिकॉर्ड। वित्त वर्ष 2025 में अभी तक तेल एवं गैस कंपनी से सबसे ज्यादा 9,665 करोड़ रुपए का लाभांश मिला है। इसके बाद बिजली खनन संचार क्षेत्र से तगड़ा लाभांश मिल सकता है। सरकार को केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों से मिलने वाला लाभांश चालू वित्त वर्ष के लिए तय 56,260 करोड़ रुपए से अधिक रह सकता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान केंद्र को सार्वजनिक उपक्रमों से करीब 65,000 करोड़ रुपए का लाभांश मिल सकता है। इसमें राष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मिलने वाला लाभांश शामिल नहीं है। नेक्स्ट जो न्यूज है, अरुणाचल प्रदेश में आयोडीन की कमी की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आयोजित यह कार्यक्रम एक व्यापक राष्ट्रीय पहल का हिस्सा है जिसका उद्देश्य समुदायों को पोषण में आयोडीन के महत्व और स्वास्थ्य को बनाए रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में शिक्षित करना था, विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों जैसे कमजोर समूहों के लिए। आयोडीन की कमी बच्चों में संज्ञानात्मक और विकास संबंधी देरी का एक रोकथाम योग्य कारण है। आयोडीन एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है जो थायराइड फंक्शंस और मस्तिष्क के विकास में सहायता करता है, खासकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं, नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।